भरत मुनि जी ने अपने 100 शिष्यों के साथ मिलकर उस नृत्य कला की प्रस्तुति भगवान शंकर जी के सामने प्रस्तुत करी थी। 36 अध्याय हैं, 8 रस हैं, 10 गुण बताए गए हैं, 10 दोष बताए गए हैं और 4 अलंकार बताए गए हैं। कथक इज़ अ डांस that celebrates the love between राधा एंड कृष्ण जी। तो आज का पॉडकास्ट कम्प्लीटली होने वाला है उन बच्चों के लिए जो कि इंटरेस्टेड हैं क्लासिकल डांस और क्लासिकल म्यूजिक सीखने के लिए, क्योंकि हमारे बीच आज जो आ रही है जिसका नाम है आकांक्षा, जो कि 36 इंटरनेशनल अवार्ड और नेशनल अवार्ड उनके पास है। सो इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिए। दिस इज़ दीपेश के नागे, यू आर वॉचिंग द डीके शो। हेलो आकांक्षा, वेलकम टू द डीके शो। थैंक यू सो कैसे हो मच आप? सर। बहुत अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। आकांक्षा, बिफोर वी स्टार्ट मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स को आप अपना इंट्रोडक्शन दो, बिकॉज मुझे पता है कि वाई यू आर हियर, बट हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे कि आप आज इस प्लेटफॉर्म में कैसे आए हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ आकांक्षा एन आकांक्षा। आई एम फ्रॉम भिलाई छत्तीसगढ़। मैं एक स्टूडेंट हूँ। मेरी स्कूलिंग डीएवी दल्ली राजरा से हुई है एंड 11th-12th की पढ़ाई मैंने भिलाई से करी है। एट द सेम टाइम आई एम अ बीकॉम स्टूडेंट, पर मैं भी पास आउट हो चुकी हूँ। एंड कथक में मुझे अभी 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट है एंड नाउ आई एम अटेम्प्टिंग एमए इन कथक। एंड साथ ही मेरे 34 नेशनल है कथक में एंड 3 इंटरनेशनल है, जिसमें मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल जो है कटक में हुआ था, उड़ीसा। सेकेंड इंटरनेशनल जो है वो कन्नूर में हुआ था, केरल। एंड जो थर्ड इंटरनेशनल है वो रिसेंटली अभी हुआ है, दैट इज़ ऑन December 28 इन बनारस, ओके। काशी। तो मतलब मैं तो इसलिए चाहता था कि आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करो, जी बिकॉज हमें बहुत कुछ जानना है कथक के बारे में। जी जी बिल्कुल। सो आकांक्षा, जैसे मैं जितना थोड़ा बहुत जानता हूँ इस कथक नृत्य के बारे में, भरत मुनि ने शायद नाट्य शास्त्र लिखा हुआ था और ये माना जाता है कि 5th वेदा भी है ना? इसके बारे में कुछ बता सकते हो? सर भरत मुनि जी जो हैं वो नाट्य शास्त्र, ये ऐसा आया कि भगवान ब्रह्मा जी जो हैं उनके द्वारा जो है नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति हुई। उन्होंने चारों वेदों से, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्व। यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये चारों वेदों से जो हैं नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति करी। और उन्होंने फिर जो नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति करने के बाद भरत मुनि जी को फॉर प्रैक्टिसिंग उन्होंने उनको दिया। उसके बाद भरत मुनि जी ने अपने 100 शिष्यों के साथ मिलकर उस नृत्य कला की प्रस्तुति भगवान शंकर जी के सामने प्रस्तुत करी थी। इसीलिए आज भी अगर आप देखेंगे कि कथक में हो या फिर किसी भी इंडियन क्लासिकल फॉर्म में हो, गुरु शिष्य परंपरा इज़ वेरी फेमस। तो आज भी गुरु शिष्य परंपरा में उत्तम संदर्भ भरत मुनि और उनके 100 शिष्यों का है। आज भी हम जब कला गुरु शिष्य परंपरा की जब बात करते हैं तो भरत मुनि जी और उनके 100 शिष्यों का नाम आज भी हम लेते हैं। अच्छा। जी। तो नाट्य शास्त्र में जो है तकनीकी जो शब्द हैं वो आप देखेंगे कि रामायण और महाभारत में भी पाए जाते हैं। जैसे कि नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं, 8 रस हैं, 10 गुण बताए गए हैं, 10 दोष बताए गए हैं और 4 अलंकार बताए गए हैं नाट्य शास्त्र में। तो ये नाट्य शास्त्र है। जी। आकांक्षा, मैं जान सकता हूँ ये आपने टीका लगाया हुआ है, इसके बारे में? एक्चुअली सर इट वाज लाइक इट गिव्स मी अ एनर्जी। जब अब आप देखे ही होंगे कि जो कथक है ये मेनली कृष्ण जी से भी बहुत जाना जाता है। बिल्कुल। कथक इज़ अ डांस दैट सेलिब्रेट्स द लव बिटवीन राधा एंड कृष्ण जी। रास लीला से जो है वो कथक डांस जो है मैं वो आपसे आया पूछने है। ही वाला था इसके बाद कि ये कथक है क्या एक्चुअली, क्योंकि हमारे इंडिया में ना कई सारे टेक्निक्स, आई मीन स्किल्स है कथक जैसे, जैसे भरतनाट्यम, ओडिसी, कई सारे हैं। जी। देर आर बट 8 क्लासिकल फॉर्म्स एग्जैक्टली, सो एंड व्हाट वन इज ऑफ द फॉर्म कथक? इज़ कथक। कथक, सो कथक क्या है? कथक इज़ अ वर्ड दैट इज़ कम फ्रॉम कथा। मीन्स कथक जो है वो एक ऐसा जो वर्ड है जो कथा से आया है। कथा मीन्स व्हाट? स्टोरी। स्टोरी। एक होते हैं कथावाचक
जो हमको कथा बोलते हैं और हम कथा श्रवण करते हैं, जैसे भगवत गीता हो गया, शिव पुराण की कथा हो गई, वैसे ही हम आर्टिस्ट भी हम अपने भाव से, तत्कार से और अपनी जो कला है उसको प्रदर्शित एक नृत्य के तौर पे जब हम प्रस्तुत करते हैं तो वो भी एक कथा बताना होता है कि हम अपने भाव से दिखाते हैं कि देयर इज़ अ स्टोरी कि यशोदा मैया कान्हा जी को बुला रहे हैं, एक ठुमरी है वो छोटा सा। तो जब हम जो कथावाचक जो बैठकर जो बताते हैं वो हम अपनी कला के तौर पे हम लोगों तक पहुंचाते हैं, भाव से हो गया, तत्कार से हो गया, ऐसे। ओके, सो लेट्स बैक टू द पॉइंट। आप बता रहे थे कि आपके टीका का राज क्या है? राज ये है कि मतलब जब मैं डांस कर रही हूँ तो काफ़ी ज़्यादा मुझे कनेक्शन फील होता है, कृष्ण जी से हो या महादेव से हो, तो मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ। मतलब एकदम ऐसा लगता है कि हाँ, वो मेरी बात सुन रहे हैं, मैं कुछ भी कह रही हूँ तो वो डायरेक्टली सुन रहे हैं, किसी के थ्रू की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक तो मेरा जो कला है कथक, उसके माध्यम से भी मैं कृष्ण जी को याद कर रही हूँ, उनको मैं अपना भाव बता रही हूँ। दुखी हूँ तो नृत्य कर रहे हैं, मतलब खुश है बहुत तो नृत्य कर रहे हैं, एक याद करने का उनको एक तरीका है। तो ये उनकी एक प्रति एक रिस्पेक्ट है। वैसे भी अगर हम देखेंगे तो सनातन धर्म में कहा गया है कि टीका इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी कैरी एज अ श्रृंगार। Yeah. तो ऐसा जी। कथक किस रीजन से बिलोंग होता है? जैसे भारतनाट्यम शायद साउथ इंडिया का है, जी। तो कथक कहाँ से है? और कथक एक्चुअली कथक में क्या होता है, क्या डिफरेंस है बाकी अदर डांस टेक्निक से और कथक से? कथक जो है, जैसे भरतनाट्यम इज़ द फॉर्म ऑफ साउथ इंडिया, कथक जो है वो यूपी उत्तर प्रदेश का ओरिजिनेटेड फॉर्म है। वहाँ से कथक की उत्पत्ति हुई है। और जैसे पहले जो है तो गड़ा बांधने की जो प्रथा है वो सबसे पहले शुरू हुई। जैसे आज के लोग जो हैं वो गुरु दीक्षा हम लेते हैं, तो जो गड़ा बांधने की जो प्रथा है वो बहुत समय से चली आ रही है। गड़ा बांधने की जो प्रथा एक ऐसी होती है कि गुरु और शिष्य का जो रिश्ता बनता है वो गड़ा बांध कर ही वो रिश्ता उनका शुरू होता है। जैसे गड़ा बांधने के बाद जो शिष्य है वो अपने सामर्थ्य के अनुसार गुरु को दक्षिणा देते हैं। और फिर जो गुरु जो हैं हमें घुंघरू देकर उसी समय से जो है हमें नृत्य कला की शिक्षा देना प्रारंभ करते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं तो स्वर्गीय बिंदादिन महाराज के जो बिंदादिन महाराज के भाई के 3 पुत्र थे, जिनका नाम था अच्छन महाराज जी, शंभू महाराज जी और लच्छू महाराज जी। तो वो उनके भाई के ही पुत्र थे, लेकिन उन्होंने भी बिना गड़ा बांधे बिना जो उनको शिक्षा नहीं दी थी। और जो अच्छन महाराज जी हैं उन्होंने अपने स्वयं सुपुत्र को भी, जो कि बिरजू महाराज जी, वो उनको जब उन्होंने उनको नृत्य कला की शिक्षा दी तब भी वो गड़ा बांधने के बाद ही उन्होंने शिक्षा दी थी। तो बिरजू महाराज जी की माता जी बताती हैं कि तब उन्होंने बिरजू महाराज जी के द्वारा ही अपने पति को ₹1.25 देकर, गुरु दक्षिणा के तौर पर ₹1.25 देकर उन्होंने वहाँ से उनकी शिक्षा जो है प्रारंभ करी। तो शायद यही एक कारण है जो ऐसे गुरु जो हैं नृत्य कला के इतिहास में अमर हो गए। आपके भी कोई गुरु हैं? जी, मेरे भी गुरु हैं। उनके बारे में जो बता सकते हैं? मेरे जो गुरु हैं उनका नाम तरुण कुमार शर्मा जी हैं, वो दुर्ग के निवासी हैं। तो हमारे जो गुरु हैं वो भी हमको यही बताते हैं कि एक शिष्य का जो है वो द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ आवर शिष्य का जो होता है वो यही होता है कि भक्ति के साथ साथ गुरु की सेवा करना। गुरु जो कह देते हैं वो एक हमारे लिए होता है कि ठीक है, गुरु के जो उन्होंने कह दिया सो कह दिया। तो हमारे जो गुरु हैं वो यहीं के रहने वाले हैं और उन्होंने भी कथक में शिक्षा और प्राप्त करी है। और अब उनके शरण में आए मुझे 9 साल हो गए हैं। 9 साल से मैं उनके पास हूँ। अच्छा, जी। आपने मास्टर्स किया है कथक पे? अभी चल रहा है। अभी चल रहा है। कुछ बता सकते हो कि किस टाइप का ट्रेनिंग होता है मास्टर्स का? कितना अलग होता है नॉर्मल कथक बेसिक से सीखने से? सबसे पहले तो ये होता है कि
लोगों की मेंटेलिटी होती है कि कथक मतलब एक डांस है तो दैट इज़ वेरी इजी नहीं है। इंडियन क्लासिकल फॉर्म ऐसे ही नहीं हुआ है। बहुत मतलब हमें बहुत मेहनत करना है। स्टार्टिंग में जब हम आते हैं बेसिक से शुरू करते करते पेशेंस हमको बहुत चाहिए अगर आपको उसमें रिज़ल्ट चाहिए तो। ऐसा नहीं है कि आज हम शुरू किए तो आज ही हमको उस चीज़ में सब चीज़ें मिल जाए, नहीं। मेहनत बहुत चाहिए, पेशेंस बहुत चाहिए, क्योंकि जो हमारा नृत्य की जो कथक नृत्य की जो शुरुआत है वो पहले तत्कार से शुरू होती है कि धा धिन धिन धा, ये उसके बोल होते हैं। तो पहले धा धिन धिन धा में ही हमारे जो गुरु हैं हमको 6 महीना तो उसी को हमको पैर चलवाते हैं। तो वो पेशेंस चाहिए कि लोगों को लगता है कि क्या है, इतना समय से हमको सिर्फ यही करा रहे हैं, यही करा रहे, नहीं। क्योंकि कथक नृत्य में जो है तत्कार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पैर से थाप की आवाज़ आना, चक्कर लेते वक्त जो है हमारा एक ही जगह पर स्थिर रहना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमको ऐसे ही 1-2 महीने में नहीं आएगी। बहुत पेशेंस के साथ चाहिए कि 1 साल भी हो गए तो हमको क्यों नहीं आ रहा, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अगर पेशेंस है तो हम धीरे 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 उसमें बढ़ते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे मतलब कथक अगर टफ़ है तो बाकी फॉर्म्स जो है बहुत इजी है, नहीं नहीं। सारे फॉर्म्स में है जो मेहनत बहुत लगती है, पर हाँ इंडियन क्लासिकल फॉर्म कुछ ऐसा है कि आप उसको ऐसे ही नहीं ले सकते कि हाँ चलो अभी थोड़ी देर प्रैक्टिस कर लिए तो बाकी देखा जाएगा, नहीं। आपको पूरा अपने आप में उसमें लीन होना पड़ेगा, तभी आपको उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा उसमें देखने के लिए। और इस टेक्निक मतलब इस कथक पे फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं जी। और भी चीज़ें होते हैं इनके और जो हम फेशियल एक्सप्रेशंस जो देते हैं वो एक भाव है, वो हम अपने अंदर का जो इमोशंस हैं वो हम लोगों तक पहुंचाते हैं। ये जैसे अगर हम दुखी हैं तो वो कैसे हम पहुंचाएंगे? अब हम डांस के बीच में हम ये बोल नहीं सकते कि हम हाँ दुखी हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि हम दुखी नहीं। वो हमारा भाव ही बताएगा कि हम दुखी हैं या हम खुश हैं, तो ऐसा है। जब मुग़ल शासन था हम्म, 1526 आई मीन 1526 से चालू हुआ था 1707 तक, हम्म, तो उस समय हर मुग़ल जो एम्परर्स थे उनके महलों पे कथक डांस होता था। तो ये कथक क्या इन्वॉल्व मुग़ल अपने कुछ टेक्निक्स उसमें डाले हैं? बिकॉज़ अभी जो कथक का ड्रेस है वो काफ़ी मुग़लों जैसा होता है, हम्म। तो वो क्या चीज़ें हैं? मेनली अगर देखा जाए जो अभी जो कॉस्ट्यूम है हुँ, दैट इज़ नॉट द रियल वन, आई कैन से कि मतलब हम पढ़े भी हैं कि जब कथक जो नृत्य जब हुआ था तब उसका मेनली जो कॉस्ट्यूम था हुँ, वो घाघरा चोली दुपट्टा अच्छा, ये था। और लेकिन अभी मुग़ल इम्पीरियर आने के बाद वहाँ से ये जो शुरू हुआ है कि हम अनारकली का उपयोग करते हैं और उसमें दुपट्टा लगाते हैं। तो ये जो है मुग़ल्स के आने के बाद हुआ है, हुँ। लेकिन हमारा जो पहले जो कॉस्ट्यूम है वो यही था। आप अपने बारे में थोड़ा अपना स्टोरी बता सकते हैं आपने कैसे म्यूज़िक ये डांसिंग स्टार्ट किया? डांसिंग ऐसे जब मैं छोटी थी तब से मैं डांस करती थी। मेरी मम्मी जो हैं उनका बहुत बड़ा ड्रीम था कि वो क्लासिकल में अपना एक नाम बनाए, बट बिकॉज़ ऑफ फैमिली इश्यूज़ और फैमिली में उतना सपोर्ट नहीं था कि वो आगे अपने आप को बढ़ा पाए। आकांक्षा आपने ये करियर कैसे चुना? डांस आपका करियर के बारे में कुछ बताओगे? करियर जो है, ये जो करियर है मेरा मेरी मम्मी ने चुना है। हुँ, हुँ, पहले तो मैं जब छोटी थी तब से मैं डांस करती थी हुँ, और पहले मैं सिंगिंग भी करती थी और बैडमिंटन भी खेलती थी। तो हुआ ये कि मेरी मम्मी का इज़ वन ऑफ द ड्रीम कि उन्होंने अपने मतलब डांस में वो चाहते थे कि उनका नाम हो, क्लासिकल सीखें, वो उनका एक सपना था। कि मेरी मम्मी की एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताऊंगी कि मेरी मम्मी को एक बहुत मन था कि एक स्टेज में उनको एक परफॉर्मेंस देने का। तो उनमें इतनी ज़्यादा लगन थी कि वहाँ मुझे परफॉर्मेंस करना है कि वो बारिश भी नहीं देखते थे। कि हम तो अभी आलसी हो जाते हैं कि आज चले गए तो कल नहीं जाए, एक क्लास छूट गया तो क्या हो गया, हम दूसरी क्लास में कवर कर लेंगे, नहीं। पर मेरी मम्मी इतनी डेडिकेटेड थी कि वो बारिश हो, तूफ़ान हो, कुछ भी हो, वो छाता ओढ़ कर वो क्लास जाती थी, सीखती थी और फिर वापस आती थी। पर हुआ ये कि फैमिली सपोर्ट नहीं मिलने के कारण उन्होंने सीखा, हर चीज़ हो गया। और मेरी नानी जो है वो आंध्रा से हैं, उनको उतनी नॉलेज नहीं है
कि कैसा, मतलब जो गुरु जो बता रहे हैं वो उनको समझ में नहीं आता था। इस वजह से मेरी मम्मी सब कुछ सीख ली, सब कुछ हो गया, एट दी लास्ट टाइम पे वो परफॉर्म नहीं कर पाई। तब जो हैं वो मुझे आज भी वो स्टोरी बताती हैं। तब जब उन्होंने मुझे ये स्टोरी बताई और फिर उन्होंने मुझे जब ये लाइन में भेजा, तब से ही मुझे था कि मुझे ये अपने लिए साथ साथ करना है, लेकिन मेरी मम्मी के लिए मुझे सबसे पहले ये चीज़ करना है। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि जब मैं डांस शुरू कर रही थी, मेरी फैमिली में मेरी मम्मी के अलावा कोई भी सपोर्ट में नहीं था कि इस लाइन में आपको आगे जाना चाहिए, या किसी को बिलीव नहीं था कि हाँ इस लाइन में क्या होगा ऐसा। मेरी मम्मी एक ओनली वुमेन थी जो मेरे साथ खड़ी रहीं। मैं तो छोटी थी जब मैं शुरू करी, तो मुझे उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन ये इतना समझ आता था कि मेरे डांस की वजह से फैमिली से उनको बहुत प्रेशर था कि तुम ये क्यों करा रही हो, ऐसा क्यों भेज रही हो। क्योंकि जब हम डांस सीखने के लिए आते थे तो हम दिल्ली से भिलाई, भिलाई से दिल्ली, हम पहले अप डाउन करते थे, ट्रेन से अप डाउन करते करते हम सीखते थे। उसके बाद कुछ सालों बाद हम भिलाई शिफ्ट हुए, तो ये अप डाउन कराती थी मेरी मम्मी। वो मेरे साथ जा रहे हैं, आ रहे हैं, रुक रहे हैं, सिखा रहे हैं। मेरे गुरु जो सिखा दिए, उसके बाद जो घर में जितना हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो रियाज़, वो पूरा कंप्लीटली मेरी मम्मी देखते थे। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ, दैट इज़ बिकॉज ऑफ माई मदर। और मैं यही बोलती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मुझे मेरी मम्मी जैसे मम्मी मुझे मिले हैं। नाइस। आकांक्षा, जब तुम प्रिपेयर करते हो स्टेज पे, तो कौन कौन सा चैलेंजेस तुमको फेस करना पड़ता है? प्रिपरेशंस क्या होते हैं? कितने डिफ़िकल्टीज आता है और स्टेज परफॉर्मेंस के लिए? हम्म। सबसे पहला डिफ़िकल्टी तो ये होता है कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एट होम, तो हमारा स्टैमिना लेवल बहुत डिफरेंट होता है। और जब हम परफॉर्मेंस दे रहे हैं एट द स्टेज, प्लेटफॉर्म पे, तब हमारा स्टैमिना लेवल बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो वो एक चैलेंज हमारे लिए होता है कि वो स्टैमिना लेवल हम इसमें से कैसे मैच करें। क्योंकि जब हम घर में प्रैक्टिस करते हैं, वही 15 से 20 मिनट की जो प्रस्तुति होती है, हम बिना थके करते हैं घर में। लेकिन वही कॉस्ट्यूम, मेकअप, हैवी लाइट्स, ये सबको मिलाकर जब हम स्टेज में जब हम अपने नृत्य की प्रस्तुति देते हैं, तो 5 से 10 मिनट बाद ही हमारा जो बॉडी है वो थकना शुरू हो जाता है। तो वो एक सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है। प्लस एक चैलेंज ये भी होता है कि पब्लिक पब्लिक बहुत काइंड्स ऑफ पब्लिक होते हैं। सबको कथक उतना ऐसे नॉलेज अगर ना हो तो आपको समझ में नहीं आता है, तो लोग जल्दी कि इंटरेस्ट नहीं लेना। और वही अगर थोड़ा सा बॉलीवुड गाना हम बजा दें तो पीपल आर वेरी एक्साइटेड एंड फुल ऑफ एनर्जेटिक। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। पर अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है तो पीपल ऑल्सो यूज टू अप्रिशिएट यू, वो भी सपोर्ट करते हैं कि वाओ व्हाट अ डांस, ऐसा। तो कुछ चैलेंजेस ऐसा होता है, प्रैक्टिस से रिलेटेड हो या कॉस्ट्यूम रिलेटेड, एवरीथिंग मिलाकर जब है। आपको क्या लगता है कथक का मॉडर्न सोसाइटी पे क्या रोल है? इन द सेंस लाइक ये एक ट्रेडिशनल डांस है जिसे हमको सेव करके बचा के चलना है, हम कहीं से खो ना बैठे। काफ़ी सारे और भी डांस टेक्निक थे और काफ़ी स्किल्स थे इंडिया के जो शायद हम खो बैठे हैं, पर ये कथक जो है ये बहुत मूल्यवान है हमारे लिए। तो हाउ डू यू थिंक लाइक इस सोसाइटी के लिए कथक का क्या वैल्यू है? सोसाइटी, मैं ये नहीं कहूँगी कि जो सोसाइटी की जो सोच है वो सबकी एक समान है। आज भी लोगों को लगता है कि कथक मीन्स डांस, और डांस जो है आप खुद भी जानते हैं कि लोग थोड़ा सा अलग वे में देखते हैं। राइट। पर ऐसा नहीं है। कथक जो है वो कथक जो है वो खुद ही हमारे जो प्रभु श्री कृष्ण जी हैं, महादेव जी से तांडव की उत्पत्ति हुई है। तो ये जो सारे जो नृत्य है वो स्वयं हमारे जो प्रभु हैं वो किए हुए हैं। तो लोगों को ये डिफरेंस समझना ज़रूरी है कि डांस जो है वो हमेशा आप उसको नेगेटिव वे में नहीं ले सकते। कथक में जो है ह्यूज रिस्पेक्ट है अगर आप पॉजिटिव वे में उस चीज़ को ले रहे हैं। लेकिन जो नेगेटिव रहते हैं, जो लोग को लगता है कि अरे हाँ दिस इज़ जस्ट अ डांस, तो वो उनकी मेंटलिटी आई डोंट नो कैसे चेंज करेंगे, वो मुझे नहीं समझ में आया आज भी। लेकिन हाँ, जिन लोगों को ये चीज़ की समझ है, जो लोग ये चीज़ समझ रहे हैं,
उन लोगों के लिए शायद हाँ आज लोग जो हैं सभी चाह रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो शास्त्रीय नृत्य में जाएं और शास्त्रीय नृत्य को एक नाम दे सोसाइटी में। लेकिन कई लोगों की जो मेंटेलिटी है वो बहुत डिफरेंट है डांस को लेके, जो कि मुझे नहीं लगता कि सही है ये चीज़। क्योंकि हम अगर इस चीज़ से जुड़े हैं तो हम जानते हैं कि इसमें कितना रिस्पेक्ट है, लोग कितना आपस में आदर सम्मान करते हैं एक दूसरे का। एंड गुरु शिष्य परंपरा जैसी प्रथा जो है आज भी चली आ रही है, तो हम इसको एज अ डिसरिस्पेक्ट ऑफ आइज नहीं देख सकते। आपने रावण तांडव स्तोत्र के बारे में सुना है? जी, रावण तांडव स्तोत्र, सबसे पहले तो हम इसमें ये बात करते हैं कि ये आया कहाँ से। बात ये हुई थी कि आप जानते हैं कि रावण जी जो हैं वो महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त। तो रावण जो हैं उनके मन में एक बार ऐसा आया था कि जो महादेव, मैं नहीं चाहता कि महादेव को, जो पृथ्वी के बाकी लोगों को, मतलब एक ऐसी भावना कि हाँ महादेव तो सिर्फ मेरे हैं। तो वो उन्होंने महादेव से कहा था कि महादेव मैं चाहता हूँ कि आप हमारे लंका में आकर रहें। तो महादेव ने कहा कि ये तो असंभव है, मैं आ नहीं सकता। अगर मैं आपके लंका में आकर रहूँगा तो बाकी पृथ्वी के जो वासी हैं उनका क्या होगा। तो रावण वॉज लाइक सेल्फिश मैन। उन्होंने क्या किया कि क्रोध में आकर जब वो कैलाश पर्वत पे पहुँचे, तो कैलाश पर्वत में जब पहुँचे तो नंदी जो हैं उनको रोकने के लिए आए। तो रोकने के आने के बाद जो रावण है उन्होंने नंदी को उन्होंने वानर मुख के आदमी ऐसा उनको वो बोलते थे कि अरे तुम वानर जैसे मुख वाले, तुम मत रोको मुझे। तो उन्होंने क्या किया था, क्रोध में आकर कैलाश पर्वत को वो उठाने के लिए चले गए थे। तो महादेव जी को क्रोध आया कि अगर ये मेरा बहुत बड़ा भक्त है तो ये ऐसे तो नहीं कर सकते। तो क्रोध में आकर जो महादेव जो हैं वो अपने पैर का अंगूठा उन्होंने दबा दिया। उस दबाने के बाद उन्होंने जो कैलाश पर्वत है वो रावण के हाथ में दब गया। तब वहाँ जब दबा उन्होंने, तब उस दौरान उस सिचुएशन में रावण ने अपनी पीड़ा कहे या फिर एक क्षमा कहे, उससे रावण तांडव स्तोत्र का वहीं से उत्पत्ति हुई। जी। आप इस कथक में और भी डांस फॉर्म्स हैं जो इंडिया के हैं, कौन कौन से अवार्ड्स होते हैं, कौन कौन सा प्लेटफॉर्म्स होता है जहाँ पर हम अपना करियर को देख सकते हैं, और उसका फ्यूचर प्लान क्या होता है? अच्छा, अवार्ड्स लाइक आई एम 334 नेशनल अवार्ड सिक्योर्ड आई हैड, एंड जिसमें से नृत्य कला श्रेष्ठ, नृत्य कला सम्मान, कृष्णकली सम्मान, और मेरा सबसे पहला नेशनल अवार्ड जो कि द नटवर गोपी कृष्ण नेशनल अवार्ड वो है, और बाल निपुणा सम्मान। ऐसे कई सम्मान से मुझे सम्मानित किया गया है, यही नहीं बाहर के स्टेट्स में भी। और अगर आज की डेट में अगर हम चाहें तो करियर इसमें भी बहुत अपना ब्राइट फ्यूचर देख सकते हैं, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो धीरे धीरे समझ रही है द इम्पोर्टेंस ऑफ कथक, द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिकल डांस, क्लासिकल फॉर्म। तो हम इसमें भी एक अपना स्ट्रॉन्ग करियर देख सकते हैं सोसाइटी तक द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिकल डांस बताने के लिए। क्या हम इस कथक को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ सकते हैं? क्या ये बिल्कुल, एक रास्ता है भगवान से कनेक्ट होने का? यही एक रास्ता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि क्या हम जोड़ सकते हैं, आई थिंक ऐसा नहीं कह सकते हैं, इसी से हम जुड़ सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि कथक या फिर कोई भी क्लासिकल फॉर्म है वो एक डायरेक्ट टू डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन बिटवीन भगवान और हम है। कहते हैं कि जो नृत्य है क्लासिकल डांस वो एक साधना है, और साधना जो है, जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान को हम ऐसे ही नहीं ले सकते कि हाँ चलो थोड़ा सा पूजा कर लिए हो गया, थोड़ा सा उनको देख लिए, मतलब एक फॉर्मेलिटी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको कथक, मैंने अभी बताया आपको कि कथक ये स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई है, क्योंकि कृष्ण जी हैं वो, उन्होंने रासलीला करके कथक की उत्पत्ति करी थी। और एक उदाहरण दूंगी, जब कृष्ण जी ने कालिया नाग से विजय प्राप्त किया था,
तब उस दौरान एक शब्द है कथक का, ता तट थई। ता तट थई। जब ये कालियानाग से कृष्ण जी ने जब विजय प्राप्त किया था, तब ये ता तट थई का जो शब्द है वो पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठा था। तो जो स्वयं कृष्ण लीला, जब भगवान ही ने ये सारी चीज़ें करी हैं, तो ये तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस चीज़ से जुड़ी ही हुई है। सो कथक क्या एक किसी स्टोरी को रिप्रेजेंट करता है? जब हम कथक करते हैं वो बेसिकली क्या होता है? हम क्या एक्ट करते हैं कथक में? कथक में जो है, जब मैंने आपको बताया कि कथक जो वर्ड है दैट कम्स फ्रॉम कथा। 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 तो जब हम डांस कर रहे हैं तब हम एक कथा बोल रहे हैं। कथा में एक हम जो कथक करते हैं वो एक ठुमरी जैसा शब्द है। ठुमरी मतलब एक भजन। भजन, हम भजन में प्रस्तुति देते हैं। और तो यही चीज़ है कि जो भजन, ठुमरी, ये सारी जो चीज़ें हैं ये भगवान के ऊपर ही होता है। हम तांडव नृत्य कर रहे हैं तो शिव जी को प्रस्तुत कर रहे हैं। शिव जी जो हैं वो बहुत खुश होते थे तो भी तांडव करते थे, क्रोध में रहते थे तो भी तांडव करते थे। तो शिव जी ने तांडव के 7 प्रकार बताए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो तांडव नृत्य है उसकी उत्पत्ति ही भगवान शंकर जी ने की है। एक छोटा सा कथा है इसमें कि जब भगवान शंकर जी बहुत प्रसन्न मन से तांडव नृत्य करते थे तो एक मुनि जी हैं जिनका नाम था तंडु मुनि, जिनको हम नंदिकेश्वर के नाम से भी जानते हैं। तो वो जो तंडु मुनि हैं वो भगवान शंकर जी से ताल और ताल के साथ साथ नृत्य सीखते थे। तो भगवान शंकर जी ने तंडु मुनि जी को आदेश दिया कि तुम ये वाला नृत्य जो हम सिखाए हैं वो नृत्य भरत मुनि जी को तुम सिखाओ, ऐसा निर्देश दिया। तो भगवान शंकर जी का जो तांडव नृत्य है वो जो शब्द की जो उत्पत्ति है वो तंडु मुनि जी से ही हुई है। तंडु वही उन्हीं के शब्द से तांडव नृत्य बना। जी। तो तांडव के जो है 7 प्रकार बताए गए हैं। पहला जो है सम्हारा तांडव। जब पृथ्वी में बहुत ज़्यादा पाप बढ़ने लग गया था, तो जब बहुत ज़्यादा पाप जब बढ़ने लगा तो वो पाप को जब जगत चैतन्य को नाश करने के बाद जो नृत्य भगवान शंकर जी ने किया था वो वहाँ से सम्हारा तांडव का उत्पत्ति हुआ। दूसरा जो तांडव है वो है त्रिपुरा तांडव। त्रिपुरा तांडव जो हैं आप सुने होंगे कि एक असुर थे, असुर ताड़कासुर। उनके 3 पुत्र थे, कमलाक्ष, तारकाक्ष और विधुनमली। ये जो 3 पुत्र थे, यही 3 पुत्र को ही त्रिपुरासुर कहा। तो त्रिपुरासुर का जब भगवान शंकर ने वध किया था, तब वध करने के बाद जो उन्होंने जो नृत्य किया था, तब उस नृत्य का नाम त्रिपुरा तांडव कहा। उसके बाद कालिका तांडव। कालिका तांडव वो जो भगवान शंकर माँ काली जी के साथ करते हैं, वो कालिका तांडव कहलाया। उसके बाद संध्या तांडव, जो हम सूर्यास्त के बाद, यानी कि काल रात्रि का जब उत्पत्ति जब होता है, काल रात्रि आती है, तब जो भगवान शंकर सूर्यास्त के बाद काल रात्रि से जो रात में जो प्रस्तुति देते हैं वो नृत्य जो है वो संध्या तांडव कहलाता है। एक गौरी तांडव, जो तांडव भगवान शंकर माँ गौरी जी को प्रसन्न करने के लिए करते हैं कि अपना भाव, अपना उनका मन की बातें उनको जो कहते हैं गौरी जी को, तो ये तांडव गौरी जी को जब वो प्रस्तुत करते हैं तब वहाँ से गौरी तांडव कहे। बाकी छठवा जो है वो है उमा तांडव। जब माँ सती जो है जब नहीं रही थी, मतलब माँ सती जब अपने पिताजी के घर जाती हैं तो अपने पिता द्वारा जब वो देखती हैं कि उनके ही पति जो हैं उनका जब मान सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो जब वो सती हो जाती हैं, तो जब भगवान शंकर ने माँ सती के शव को अपने कंधे पर उठाकर जो नृत्य किया था, तो वो नृत्य को हम उमा तांडव कहते हैं। जो क्रोध में
पीड़ा में जो नृत्य जब उन्होंने किया था, वहाँ से उमा तांडव की उत्पत्ति हुई। और सातवां जो तांडव है आनंद तांडव, जब भगवान शंकर जी बहुत खुश होते हैं, जिसमें भगवान शंकर जी की दाईं ओर माँ गौरी जी रहती हैं और बाईं ओर कार्तिक भगवान जी रहते हैं, और इसमें गणेश जी हैं जो वादक रहते हैं। मतलब एक फैमिली जब बहुत फैमिली खुश नृत्य। है, तो जब जो तांडव उन्होंने किया था तब वो आनंद तांडव की उत्पत्ति हुई थी। ऐसा। और हमने सुना है कि आप बहुत अच्छे सिंगर भी हो, तो एक छोटा सा मुखड़ा हमें सुना सकते हो? मैं तांडव से ही रिलेटेड एक ताल में बना हुआ एक तांडव है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। तो उसके बोल कुछ इस प्रकार हैं कि आदिदेव भूतेश्वर तकिटता कृधे तिकता थई हर 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 महादेव ताथे ते तिरताम थई त्राम थई नीलकंठ मृत्युंजय दिग 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 धुमकृतगधा त्रिशूल डमरू धर भस्म अंग रुंड माल ओढ़े मृग छाल डिम 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 डमरू बाजे जटा जूट गंग साज नटवर नटराज शंभु शिव शंकर प्रलयंकर गत गदिगन थई कृधे धिकिट धाकिट धिकिट धाकिट तक धुमकिट तक धा धाकिट तक धुमकिट तक धा धाकिट तक धुमकिट तक धान धान धा धाकिट तक धुमकिट तक धा धाकिट तक धुमकिट तक धा धाकिट तक धुमकिट तक धान धान धा धाकिट तक धुमकिट तक धा धाकिट तक धुमकिट तक धा धाकिट तक धुमकिट तक धान धान धा। ये आपने सिंगिंग बोला था, म्यूजिक भी साथ में ऐड करके इतना प्यारा गाया। बहुत बहुत ये सुंदर, जो बहुत है सुंदर। ये तांडव ताल से बना हुआ है, जैसे कि आप देखिए धाकिड़ तक धूमकिड़ तक धा, ये कथक के बोल हैं, ताल अच्छा। के बोल हैं जी। और इसी में जो है भगवान शंकर का तांडव भी है। वेरी नाइस। आकांक्षा, जब भी आप ऑडिशन जब भी आप किसी परफॉर्म करते हो किसी प्लेटफॉर्म में, तो काफ़ी लोगों का ना कमेंट अच्छा होता है, लेकिन कोई ना कोई होता है 30% जो आपको नेगेटिव कमेंट करते हैं, हर किसी को। इसमें आपका क्या राय है? सर पहले ये मेरे साथ बहुत होता था कि जब मैंने डांस शुरू किया था तब पॉजिटिव तो बहुत कम, नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट्स पहले आते थे कि ठीक है ना, डांस ही तो है। हम्म, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस चीज़ में भी इतना सम्मान है, इतनी ज़्यादा, इतनी प्राप्ति है, इतना ज़्यादा मान है इसमें, तो अभी लोगों को नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट देने के बारे में भी सोचना पड़ता है उन लोगों को। मैंने भी बहुत सुना है कि हाँ ठीक है, डांस ही तो है, डांस ही तो करना है। पर कई लोग ऐसा होते थे, ओ वाओ कथक, मतलब जिनको इम्पोर्टेंस पता है उस चीज़ की। तो मैं अगर जो भी व्यूअर्स हैं, मैं उनको यही कहूँगी कि ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स जहाँ से आपको नेगेटिव चीज़ें सुनने के लिए मिलती है, पहली बात तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से ही बॉयकॉट करिए, क्योंकि ये लोग कभी आपको अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग टाइप के हैं तो ये आपको यहीं तक सीमित कर देंगे। इनका तो कभी सुनिए ही मत, बिल्कुल ऐसे लोगों को बॉयकॉट करिए। और जो है बस हाँ, करते रहिए करते रहिए करते रहिए। आज जो है, आज मुझे नहीं लगता कि मेरे आसपास में मुझे जितने लोगों से सुनने मिलता है, आज किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो मुझे नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट दे डांस के बेस में। पहले था। और आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान्स हैं सर, अवार्ड्स में मुझे परफॉर्म करना है। इसकी इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं, ये इंडियन क्लासिकल फॉर्म है तो इंडियंस को ये थोड़े फैमिलियर हैं कि कथक क्या है, लेकिन जो अवार्ड्स में भी मैं चाहती हूँ कि इसकी इम्पोर्टेंस जो है वहाँ तक भी पहुँचे। तो मेरा एक ड्रीम है कि मैं अवार्ड्स की डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में जाकर मैं अपनी प्रस्तुति दूँ। नाइस। जब हम स्टार्ट करते हैं कथक सीखना, एक अच्छे लेवल तक जाना चाहते हैं, तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है? जैसे कि मैं इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे किड्स हैं, जो हो सकता है बहुत सारे व्यूवर्स हों जो अभी भी इंटरेस्टेड हों क्लासिकल सीखने के लिए, तो उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और जो फर्स्ट थिंग है दैट इज़ डिसिप्लिन। अपने काम को और अपने आप में भी एक पर्सनल डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अपने, जैसे आपने कथक सीखना आपने चाहा तो एक डिसिप्लिन के साथ रेगुलर प्रैक्टिस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी एक्सक्यूज़ दे के हम उस चीज़ को छोड़ दे रहे हैं। गुरु के प्रति वो सम्मान, वो जो बोल दिए। रिस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिसिप्लिन अ काइंड ऑफ कि जब मैंने आपको एक गड़ा बांधने की जो प्रथा बताई, उसको बांधने के बाद जो शिष्य है उसका मेन मोटिव ही ये हो जाना चाहिए कि एक भक्ति, दूसरा अपने गुरु की सेवा।
तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मैटर करता है इसमें। इसीलिए इसमें ना कि ये कि हम डांस कर रहे हैं बस ऐसे ही नहीं होना चाहिए। बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, आपस में बात करने का तरीका, कि हम कुछ बोल रहे हैं तो हमारे शब्द से किसी को त्रुटि ना, मतलब भूल चूक से भी कुछ भी चीज़ें ऐसी ना पहुँचे, मतलब डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और सेकेंडली ये है कि जैसे हम उस चीज़ को अब अपनी लाइफ में उतार रहे हैं, तो वो हो बन जाना चाहिए कि अब ये हमारी लाइफ में आ गया है, मतलब ये कहीं नहीं जाएगा। ये चीज़ मतलब दिल से अपनाइए उस चीज़ को। अच्छा, और जैसे सपोज़ मैं गिटार सीखता या सीखता हूँ, तो होता है ना कि हमें ये प्रैक्टिस करना है, रोज़ प्रैक्टिस करना है। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं कथक में जो एकदम हमको पूरा ध्यान देना है कि नहीं, ये चीज़ें हम रोज़ करने हैं, ये चीज़ प्रैक्टिस करते हैं? ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, कि जैसे मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाती हूँ। अगर मैं एक बहुत अच्छी परफॉर्मर हूँ, उसके बावजूद भी अगर मैं 1 हफ्ते का भी अगर मैंने गैप दे दिया, वो मेरी बॉडी में दिख जाएगा वो, ऑटोमेटिकली दिख जाएगा वो, चाहे मैं कितनी भी अच्छी परफॉर्मर क्यों ना हूँ। अपने लेवल को, अपने आप को अगर बना के रखना है, तो वो रेगुलर रियाज़ जो है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके। कहीं न कहीं उस चीज़ की, या तो आप स्पिन ले रहे हैं, हम चक्कर जब लेते हैं, उसमें आपको दिख जाएगा, या तो तत्कार करते जल्दी हाँफने लग जाना, कुछ ना कुछ दिख जाएगा वो, चाहे आप कितने भी अच्छे परफॉर्मर क्यों ना। इसीलिए रेगुलर प्रैक्टिस इज़ मस्ट। ओके। जब भी आप बहुत अवार्ड शो में अवार्ड लेते हो, तो आपकी मम्मी को याद करके वो कैसा फ़ील होता है आपको कि आपने जो वो अचीव किया जो आपकी मॉम चाहती थी? हुँ। तो सबसे पहली बात तो ये कि मैं कहीं भी परफॉर्मेंस देती हूँ ना, तो मेरी आदत है कि हम किसी की भी आदत है, किसी भी बच्चे की, जब हम परफॉर्मेंस देते हो अपने पेरेंट्स से हम कंसल्ट करते हैं कि ओके था, नहीं था। आज तक मेरी मम्मी ने, चाहे मैं नेशनल अवार्ड्स लूँ, इंटरनेशनल अवार्ड्स लूँ, नेशनल लेवल में फर्स्ट सिक्योर करूँ, इंटरनेशनल लेवल में मैंने अच्छे-अच्छे लेवल्स जो हैं मैंने सिक्योर किए हैं। लेकिन मेरी मम्मी ने कभी मुझे नहीं बोला कि यू आर द बेस्ट, आपने बहुत अच्छा किया, आपने बहुत ही सबसे अच्छा किया। नो, ओके था। उनको मालूम है मैंने अच्छा किया, लेकिन फिर भी शी गिव द कॉम्प्लीमेंट्स कि दैट वाज़ ओके, क्योंकि यहाँ बढ़ते टाइम नहीं लगता। तो मेरी मम्मी जो है हमेशा मुझे ऐसा ही कॉम्प्लीमेंट करती कि ओके था। लेकिन मैं जानती हूँ, जब परफॉर्मेंस में, आज भी जब मैं कहीं परफॉर्मेंस करती हूँ, तो मेरी मम्मी कहीं न कहीं उनके इमोशंस की, मैं जब फर्स्ट टाइम जब मैंने नेशनल स्टेज में परफॉर्म किया था, तो शी वॉज़ क्राइंग, कि कहीं न कहीं वो अपना सपना पूरा होते हुए देख रही थी, कि मैं नहीं तो मेरी जो जनरेशन है उनके थ्रू, तो मेरा जो कुछ भी है मैं अपनी मम्मी को डेडिकेट करना चाहूँगी। एंड मम्मी के इतने सपोर्ट करने के बाद भी, स्टार्टिंग में फैमिली सपोर्ट बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब जब मैं इस लेवल में आ गई हूँ, तो अब पूरी फैमिली मेरे साथ खड़ी है। वाह! एक लास्ट क्वेश्चन, जी। आपकी इतनी एक्सपीरियंस है डांस का, काफ़ी अवार्ड्स आप जीते हो, इंटरनेशनल, नेशनल, बहुत सारे। आपको ग्रुप डांस पसंद है या आप सोलो करना पसंद करते हैं? बेसिकली ऐसा ग्रुप परफॉर्मेंस करने का कभी ऐसा मौका मिला नहीं है, हुँ। लेकिन सोलो परफॉर्मेंस का ही एक्सपीरियंस है। लेकिन ऐसा ग्रुप परफॉर्मेंस भी आता है, तो आई डोंट हैव एनी इशू। बस हाँ, कि वो यू नो कोऑर्डिनेशन मस्ट, हाँ, उसको ध्यान रखना कोऑर्डिनेशन आ पड़ता है। गया तो फिर उसमें भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, मुझे जी। ऐसा लगता है। सो आकांक्षा, थैंक यू सो मच कि आपने यहाँ डीके शो पे आया और हमारी इस रौनक को और रौनक कर दिया। सो थैंक यू सो मच दैट यू केम हियर। सो वी आर ग्लैड दैट यू आर हियर। सो थैंक्स अ थैंक यू सो लॉट। मच, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सर। बाय बाय। बाय।